नमस्कार साथियों, आप सभी का MPPSC स्टडी IQ पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे वॉर क्रॉनिकल सीरीज में एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट युद्ध के बारे में। हालांकि ये दो युद्ध हुए थे एक ही नाम से, तराइन के युद्ध। तो तराइन का पहला और दूसरा युद्ध क्यों हुआ, किन किन शासकों के मध्य हुआ और आखिर इसका क्या परिणाम रहा, तो इन सभी पहलुओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हरी सिंह राजपूत लेकर आया हूँ तराइन के युद्ध। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तराइन के दोनों युद्ध दो लोगों के बीच हुए और काफ़ी फेमस है इतिहास में। एक पृथ्वीराज चौहान और दूसरा है मोहम्मद गौरी। तो हम जानेंगे कि कैसे जीत से पतन तक पृथ्वीराज चौहान की स्टोरीज में कि आखिरकार पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया, आखिर वो तराइन के दूसरे युद्ध में कैसे हार गए। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार दोनों का शासन कहाँ था और दोनों के राज्यों के बारे में थोड़ा बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि चौहान वंश के एक शक्तिशाली और महान शासक थे। इनके शासन में अजमेर से लेके अजमेर, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों का क्षेत्र आता था। इनकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक जो राजधानी थी वो अजमेर थी और बाद में इन्हें दिल्ली का क्षेत्र अपने नाना जी से मिल गया था, अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय से। तो इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का जो शासन है वो राजस्थान के अजमेर से लेकर दिल्ली, हरियाणा का जो पूरा क्षेत्र है उस पर था। और इनकी जो जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय इनकी राजधानी थी दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान जिस उपनाम से प्रसिद्ध है, उन्हें राय पिथौरा कहा जाता है। दिल्ली में उनका किला भी है राय पिथौरा, और अब तो वो नष्ट हो चुका है। तो इनका एक उपनाम राय पिथौरा है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी देने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसका नाम पृथ्वीराज रासो है, जिसे एक महाकाव्य माना जाता है। और इसकी रचना उनके दरबारी कवि एवं मित्र चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। चौहान वंश के महान शासक थे और इनके जो पिता थे उनका नाम था सोमेश्वर सिंह चौहान। तो सोमेश्वर सिंह चौहान के जो पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अजमेर के शासक बनते हैं, और बाद में जो दिल्ली का क्षेत्र है वो इन्हें मिल गया था। हालांकि दिल्ली का जो क्षेत्र है वो विग्रहराज चौहान चतुर्थ के द्वारा जो है जीता गया था, और बाद में इस पूरे क्षेत्र को, अजमेर से लेकर दिल्ली के क्षेत्र को शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन इनके बारे में हो गया। दूसरी तरफ है मोहम्मद गौरी, जो कि गजनी का शासक था। गजनी जो कि अफगानिस्तान में है और इसकी राजधानी थी गजनी। इसने लगभग, अगर हम शासन की बात करें तो 1173 से लेके और लगभग ये शासन करता है 1205 तक, 1206 तक। 1206 में इसकी हत्या हो जाती है। जबकि अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल स्टार्ट होता है 1178 से, और 1178 से लेके ये लगभग 1192 तक शासन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ लिखना हो तो लिख लीजिएगा 1178 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आखिरकार इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों होती है, झगड़ा क्यों होता है, और आखिर ये झगड़ा इतना बड़ा क्यों हो जाता है। तो देखिए, इस समय जो गजनी का शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, वो क्या कर रहा था, उसने पंजाब का जो इलाका था, इस पूरे पंजाब में एक खुसरव मलिक नाम का शासन करता था। और यहाँ का जो शासक था खुसरव मलिक, उस पर ये विजय प्राप्त करना चाहता था उसको पराजित करके। इसलिए उसने क्या कर दिया, ये जो पंजाब का पूरा इलाका है इसको वो जीत लेता है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, ये पंजाब का जो पूरा इलाका है इस इलाके को जब जीत लिया, और इस इलाके से, इसके पास से जो इलाका जो जाता था, यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली की सीमा शुरू होती थी। और इस दिल्ली की सीमा का जो शासक है वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो कुल मिलाकर जब मोहम्मद गौरी का शासन, ध्यान से सुनेंगे, जब मोहम्मद गौरी का शासन, एक जगह है जिसे तवर हिंद कहा जाता है, या तवर हिंद का एक वर्तमान आधुनिक नाम है जिसे हम भटिंडा कहते हैं। तो यहाँ पर भटिंडा दुर्ग है। क्या है, भटिंडा दुर्ग। तो दोनों के बीच में विवाद का कारण यहाँ पर जो बनता है वो भटिंडा दुर्ग बनता है। पृथ्वीराज चौहान अपना शासनकाल बढ़िया तरीके से चला रहे थे। दिल्ली, अजमेर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर उनका अधिकार था। इसके अलावा उन्होंने कई स्थानीय शासकों को बुरी तरीके से पराजित किया था, जिसमें चंदेल शासक परमरदेव, गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय, और कहीं ना कहीं आसपास के राज्यों पर उनका एक अच्छा दबदबा था। वहीं अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, भारत पर जब इसने पहला आक्रमण किया था, ध्यान से सुनिएगा, भारत पर जब इसने प्रथम आक्रमण किया था तो प्रथम आक्रमण इसका हुआ था 1175 में मुल्तान पर, जब ये मुल्तान के भागों को जीत लेता है।
ठीक है। इसके बाद इसने लगातार भारत पर कई हमले किए और इसके बाद इसका एक हमला हुआ था 1178 में, लास्ट युद्ध में हम लोगों ने समझा था, और उसका नाम था आबू का युद्ध, जो इसने किया था गुजरात के पाटन पर, जहां पर इसकी हार हुई थी। तो मोहम्मद गौरी की भारत में जो पहली हार है वो कहाँ हुई थी? गौरी की प्रथम हार हुई थी, गुजरात के सोलंकी शासकों द्वारा हरा दिया गया था, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, नायका देवी और कौन? नायका देवी और उनके पुत्र जिनका नाम था मूलराज द्वितीय। अब आगे वो लगातार हमले करके पंजाब का जो भाग है वो जीत लेता है और इसी वजह से भटिंडा दुर्ग को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। विवाद का कारण ये है कि दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित, दिल्ली की जो सीमा है यानी जो दिल्ली का राज्य है उसे सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी था कि पृथ्वीराज चौहान का इस किले पर अधिकार रहे, जिससे कि पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों को रोका जा सके। वहीं मोहम्मद गौरी जिसने पंजाब पर अधिकार कर लिया और वो चाहता था कि भटिंडा दुर्ग उसके अधिकार में रहे और उसकी नीयत कहीं ना कहीं भारत पर आगे आक्रमण करने की भी थी। इसीलिए दोनों के मध्य जो विवाद का कारण है, याद रखिएगा, आधुनिक इतिहासकारों के हिसाब से वो भटिंडा दुर्ग है। अब होता क्या है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि गजनी से लेके पंजाब तक का जो इलाका है, गजनी से लेके जो पंजाब तक का इलाका है, गजनी उसकी राजधानी है और पंजाब जहां तक उसका अधिकार हो चुका है, ये पूरा इलाका, इस पूरे इलाके पर मोहम्मद गौरी का शासन था। और मोहम्मद गौरी ने जैसे ही पंजाब पर अधिकार कर लिया तो अब उसकी जो है क्या है, नीयत आगे बढ़ गई हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की। और मोहम्मद गौरी क्या करता है, आगे हमला करता है। जब मोहम्मद गौरी आगे बढ़ा तो इधर से कौन आएंगे? इधर से आएंगे हमारे दिल्ली के शासक जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेनाएं हैं वो भी मुकाबला करने के लिए तैयार थी और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी एक विशाल सेना जो है मोहम्मद गौरी को रोकने के लिए भेजी। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों कि इन दोनों के मध्य कितनी लड़ाइयाँ हुई, इस बात को लेकर थोड़ा सा विवाद चलता रहता है। हम ये जानते हैं कि इन दोनों के मध्य टोटल 2 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली लड़ाई तराइन के मैदान में हुई, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध जब लड़ा गया तो समय था 1191, ठीक है। वहीं आपने दोबारा सुना होगा कि दूसरा जो युद्ध इनके मध्य लड़ा गया उसका नाम था तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 लड़ाइयाँ हुई, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। अब जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में, 1192 ईस्वी में। दोनों लड़ाइयों में शासक सेम है, इधर गौरी है, इधर कौन है? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन आपने सुना होगा कई किंवदंतियों में, कई किस्सों में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कई लड़ाइयों का जिक्र मिलता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों के मध्य कितनी लड़ाइयाँ हुई थी। देखिए अगर हम मुस्लिम सोर्स की बात करें, जो तबकात नासरी उसी पीरियड का है, मोहम्मद गौरी के थोड़ा समय बाद लिखा गया था, इसमें 2 बार युद्ध का वर्णन है कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए थे। वहीं अगर हम तारीख़ फरिश्ता की बात करें तो ये भी कहती है कि 2 बार युद्ध हुए थे। लेकिन इसके अलावा कई सारे हिंदू ग्रंथ हैं और जो जैन ग्रंथ हैं, जैसे कि जैन ग्रंथों में लास्ट की 2 किताबें हैं और हिंदी ग्रंथों में आप देख सकते हैं हमीर महाकाव्य है। इन ग्रंथों के अनुसार हमीर महाकाव्य कहता है कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य 9 लड़ाइयाँ हुई थी। पृथ्वीराज प्रबंध कहता है कि 8 लड़ाइयाँ हुई थी। प्रबंध कोश नामक जैन ग्रंथ कहता है 21 लड़ाइयाँ हुई थी। वहीं प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग ने लिखी, जो कि वे एक फेमस जैन राइटर है, उनके अनुसार दोनों के मध्य टोटल 22 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। वहीं अगर हम चंद्रवरदाई की बात करेंगे तो उन्होंने भी 16-17 बार लड़ाइयों का जिक्र किया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या वास्तव में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी या इसके पीछे और कोई तर्क है? तो देखिए जब हम किसी युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध का मतलब होता है निर्णायक युद्ध। जैसे जब इन दोनों के मध्य ये जो 2 युद्ध हैं, ये युद्ध स्तर बड़े लेवल पे रहा होगा, आमने सामने की फाइट रही होगी, लेकिन इससे पहले इन दोनों के मध्य हो सकता है कई बार भिड़ंत रही हो। गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं कई बार एक दूसरे के आमने सामने आई हो, इसीलिए कहीं ना कहीं इतिहास में ये अलग अलग जानकारी मिलती है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि लिखने वालों ने यूं ही गलत लिख दिया हो। मतलब अगर हर कोई अलग अलग डाटा दे रहा है, इसका मतलब कई लड़ाइयाँ आपस में हुई हैं, तो वो झड़पें रही होंगी, लेकिन युद्ध जो रहे होंगे 2 बड़े निर्णायक, वो रहे होंगे तराइन के। आइए तराइन के इन दोनों युद्धों को समझते हैं। देखिए तराइन का जो मैदान है वो हिंदुस्तान में हरियाणा में है। हरियाणा में आपने सुना होगा, हरियाणा में पड़ता है तराइन का मैदान।
तराइन का जो पहला युद्ध हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से गौरी को हरा दिया था। बुरी तरीके से क्या किया, बुरी तरह गौरी को हराया और गौरी को हराया। अगर हम चंद्रवरदाई की बात करें तो चंद्रवरदाई कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया और उसे बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसे अपने राज्य में रखा। और बाद में एक अवसर पर उससे कसम खवाई गई कि कसम खाओ कि हिंदुस्तान पर दोबारा हमला नहीं करोगे, तब जाके जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया। तो तराइन का मैदान 1191 दोनों के मध्य युद्ध का कारण क्या था, भटिंडा दुर्ग, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। युद्ध किसकी वजह से हुआ था, भटिंडा दुर्ग का जो विवाद है उसकी वजह से दोनों के मध्य में युद्ध होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं दोनों ही शासक अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे और दोनों के मध्य युद्ध होना अवश्य संभावी था, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। अब मोहम्मद गौरी हारा और वो अपमान नहीं भूला। मोहम्मद गौरी जैसे ही गजनी लौटा, उसने अपने मामा, मौसा, फूफा, फूफी, जितने भी रिश्ते, ताया, ताई, सभी को फ़ोन किया और उनको बताया कि कैसे हिंदुस्तान में उनके साथ गलत हुआ, उन्हें बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गौरी ने अपनी कमियों को दूर किया, अपनी सेना को इकट्ठा किया और 1 साल पूरा तैयारी की। 1 साल तैयारी करने के पश्चात वो क्या करता है, याद रखिएगा, दोबारा आता है मोहम्मद गौरी। दोबारा किस जगह को चुना, शायद उसने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि वो उस जगह पे हारा था और उसी जगह पर वो अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो दूसरी बार आया। और दूसरी बार फिर से वही तराइन का मैदान है और इधर से फिर से कौन है, पृथ्वीराज चौहान है। ध्यान से सुनिएगा, इधर से फिर से कौन है, पृथ्वीराज चौहान है। अब इस समय पृथ्वीराज चौहान की कुछ परिस्थितियां सही नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था, या हम ये कह सकते कन्नौज के राजा जयचंद, जो कि एक शक्तिशाली गढ़वाल शासक थे, उनके भरे दरबार से उनकी पुत्री संयोगिता का हरण कर लाए थे। और कहीं ना कहीं उनके इस व्यवहार से जो राजपूत वर्ग था, अन्य राजपूत शासक थे, वो उनसे नाराज थे और कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। खासकर कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल, जो कि एक शक्तिशाली शासक था और वो कहीं ना कहीं इस युद्ध में उनके खिलाफ थे। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा उन्होंने कई राजपूत राज्यों से दुश्मनी ले रखी थी, जिसके कारण कोई भी राजपूत राज्य उनका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत मदद मांगी। मदद मांगने पर उनको केवल एक राज्य से सहयोग मिला, वो चित्तौड़ था, क्योंकि चित्तौड़ के जो शासक थे उनके दामाद थे। अब यहाँ आते हैं और ये सेना आती है और इन्होंने अपना शिविर लगाया। ठीक है, शिविर लगाया और इधर जो है भटिंडा के पास ही इसने अपना शिविर लगाया। बताते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक लेटर लिखा और लेटर में कहा कि सरेंडर कर दो। तो मोहम्मद गौरी के सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि भूल गया वो दिन जब मैंने तुझे हराया था और इस तरीके से तुझसे माफ़ी मंगवाई थी, तू मुझसे कह रहा है कि मैं तेरे आगे सरेंडर कर दूं। अब दोनों सेनाएं शिविर बनाकर उसी मैदान में उसी जगह पर खड़ी हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान एक योद्धा हैं, कुशल सेना नायक है, उनके पास एक शक्तिशाली फौज भी है। मोहम्मद गौरी की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके पास अच्छे तीरंदाज हैं, तुर्क धनुर्धर हैं, अच्छी घुड़सवार सेना है, इनके पास हाथियों की सेना है, राजपूतों का शौर्य है और आदर्शवादी सोच है। होता क्या है, भारत में तुर्कों के किसी भी युद्ध में विजय होने का सबसे बड़ा कारण है उनकी कूटनीति, उनकी चाल, उनका धोखा। जैसे कि जब ये शिविर लगे हैं तो उस समय युद्ध के कुछ नियम होते थे, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा और सूर्योदय से पहले युद्ध नहीं होगा। जैसे ही ये अपने शिविर में आराम कर रहे थे और सवेरा नहीं हो पाया, अचानक गौरी की सेना ने, मोहम्मद गौरी की सेना ने अचानक उनके शिविर पर हमला कर दिया। वो लोग तैयार नहीं थे। देखिए, ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो इतिहास की किताबों में जिक्र है मैं वही बता रहा हूँ। अचानक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के शिविर पर हमला कर दिया। वो लोग तैयार नहीं थे। जब तक युद्ध हो गया और वो लोग वीरता से लड़े, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है, यहीं पर पृथ्वीराज चौहान और उनके जितनी भी जो सेना थी, पृथ्वीराज की हार होती है। तो पृथ्वीराज चौहान की दूसरे युद्ध में हार हो जाती है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने अपनी हार का बदला ले लिया। इस युद्ध को भारतीय इतिहास में मील का पत्थर कहते हैं। क्यों कहते हैं मील का पत्थर? याद रखिएगा, किस युद्ध को भारतीय इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है? तो मील का पत्थर कहा जाता है तराइन का दूसरा युद्ध। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो है दिल्ली में, इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में, दिल्ली में, या भारत में कह लो तुर्क राज्य की स्थापना हुई, और इसी के बाद ही जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है
दिल्ली मुस्लिम राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली हमेशा हमेशा के लिए तुर्क गतिविधियों का केंद्र बन गई, इसलिए इतिहास में इस युद्ध को मील का पत्थर कहा जाता है। अब इस युद्ध के परिणाम के बारे में तो ये एक चर्चा है कि भारत हमेशा हमेशा के लिए तुर्क शासकों के अधीन हो गया, दिल्ली तुर्क शासकों के अधीन हो गई। पृथ्वीराज चौहान को हराने के उपलक्ष्य में तुर्क शासकों के द्वारा जो दिल्ली है वहाँ पर कौन सी मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई, जो ये इस बात का प्रमाण थी कि इस्लाम की ताकत है कि हमने तुम्हारी राजधानी तुम्हारी दिल्ली में अपनी मस्जिद खड़ी कर दी। ठीक है, इसके अलावा वहाँ के हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया गया। लेकिन इस युद्ध में एक स्टोरी है जो रह जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भटिंडा के पास ही पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई तराइन के दूसरे युद्ध में। लेकिन यहाँ पर कुछ साहित्यिक स्टोरी भी चलती है। वो स्टोरी ये है, चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में उल्लेख किया है कि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उन्हें ले जाया गया गजनी। जब उन्हें गजनी ले जाया गया तो वहाँ पर उनकी वो एक बार जब मोहम्मद गौरी उनसे मिलने जेल में आया तो पृथ्वीराज चौहान थोड़ा क्रोधित हो रहे थे, इसीलिए उनकी दोनों आंखें फुड़वा दी। और बाद की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, गूगल भरा पड़ा हुआ है उस स्टोरी पर। तो जब पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई और वो बंदी थे, उसी समय चंद्रवरदाई जो उनके मित्र और दरबारी कवि थे उनसे मिलने के लिए गजनी जाते हैं। गजनी में उन्होंने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को एक प्रतियोगिता के लिए तैयार कर लिया कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने की कला में माहिर हैं और अगर आप इस कला का आयोजन अपने दरबार में करेंगे तो सब लोग बेहद खुश होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रवरदाई ने अपनी बातों में लेकर सुल्तान को इसके लिए तैयार कर लिया और 2 महीने का समय पृथ्वीराज चौहान को दिलवाया गया, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान को अच्छा खाना खिलाकर उन्हें थोड़ा सा योग्य किया जा सके, जिससे कि वो उस धनुर्विद्या का संचालन कर सकें, धनुर्विद्या को वो सबके सामने प्रस्तुत कर सके। 2 महीने बाद जब सुल्तान के सामने उस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ शब्दभेदी बाण चलाने की, तो कहा जाता है कि इसी समय चंद्रवरदाई ने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान से कहा कि दोस्त, यही एक मौका है मित्र अपने अपमान का बदला लेने के लिए और अपने शत्रु को मारने के लिए। तो यहाँ पर चंद्रवरदाई ने सुल्तान को एक बात के लिए मना लिया था कि मेरा मित्र एक राजा रहा है और उसे राजा ही जब आदेश देगा तो वो प्रतियोगिता शुरू करेगा। जैसे ही चंद्रवरदाई के कहने पर सुल्तान ने इशारा किया, कहा कि प्रतियोगिता शुरू की जाए, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण जो सिर्फ आवाज़ पर सुनकर चलाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान ने वो तीर चलाया। जब पृथ्वीराज चौहान ने तीर को धनुष पर रखा तब मोहम्मद गौरी की स्थिति के बारे में बताते हुए चंद्रवरदाई ने अपने श्लोक के माध्यम से कहा था कि 4 बास 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, तीर चला चौहान। तो उसके चंद्रवरदाई की इन बातों को समझकर पृथ्वीराज चौहान को अंदाज़ा लगा कि सुल्तान कितनी दूरी पर और कितनी हाइट पर बैठा हुआ है और उसी हिसाब से पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाया और वो शब्दभेदी बाण उसके जबड़े को चीरता हुआ निकल गया और वहीं पर सुल्तान की डेथ हो जाती है। लेकिन ये कहानी केवल कुछ किताबों में मिलती है, आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। फिलहाल आप याद रखिएगा कि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि दिल्ली हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हुई और ये जो भारत का जो पूरा क्षेत्र था, दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, वो तुर्क शासकों ने अपने अधीन कर लिया। तो दोस्तों, ये थे तराइन के दोनों युद्ध। पहले युद्ध में जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की, दूसरे युद्ध में हार होती है पृथ्वीराज चौहान की और विजय होती है मोहम्मद गौरी की। दोस्तों, अगर इन दोनों युद्धों को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये आपको इतिहास की एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों युद्धों में एक चीज़ कॉमन है, प्लेस कॉमन है और दोनों योद्धा कॉमन है, सेनाएं कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। लेकिन एक चीज़ है जो बदल रही है और जो परिणाम बदल दे रही है, वो है दोस्तों समय। तो यहाँ मेरा कहना आपको है, खासकर वे सभी स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, जब वो सफल नहीं होते हैं तो उन्हें करना चाहिए, उन्हें अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, जैसे मोहम्मद गौरी ने पहचाना। उन्हें अपनी कमियों को पहचान कर साल भर दोबारा तैयारी करनी चाहिए और पूरा प्रहार करना चाहिए अपने दुश्मन पर। तो जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, अपनी कमियों को दूर करता है, निश्चित ही वो परिणाम बदल देता है। वरना आप इन दोनों युद्धों में देखेंगे, दोनों तरफ लोग वही हैं, योद्धा वही हैं, सेनाएं वही हैं, सब कुछ वही है, मैदान वही है, केवल बदला है समय। और समय बदलने से बदल जाता है परिणाम। यानी अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगे और अपने समय का इंतजार करेंगे तो सारी परिस्थितियाँ आपके हिसाब से होंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको तराइन के दोनों युद्ध समझ में आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चंदावर के युद्ध के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।